और आज की पहली कहानी नागपुर की है। ये बात 2025 की है। रोजाना की तरह 3 जनवरी 2025 को भी सुरेश यादव अपनी किराना की दुकान खोलने गया। उसकी दुकान नागपुर के शिव मंदिर के पास ब्लॉक नंबर 12 में थी। वह दुकान बंद करते समय काउंटर को बाहर ही छोड़ देता था। जैसे ही वह दुकान पर पहुंचा, उसने देखा कि दुकान के बाहर रखे काउंटर और शटर के बीच एक प्लास्टिक की बोरी पड़ी है। सफेद रंग की उस बोरी को वह गौर से देखने लगा। तभी उसके खुले हिस्से से इंसान के पैर नजर आए। यह देखते ही उसे समझ आ गया कि इसमें जरूर किसी की लाश है। घबराकर उसने पास पड़ोस में रहने वाले लोगों को बुला लिया। इसके बाद वहां लोगों का मजमा जुट गया। सुरेश यादव ने उसी समय पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। यह इलाका नागपुर के खापरखेड़ा थाने के तहत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से खबर सीधे खापरखेड़ा थाने को दे दी गई। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अजय देशमुख, सब इंस्पेक्टर अनिल शिंदे और कांस्टेबल संजय पाटिल टीम के साथ बताए गए पते की ओर रवाना हो गए। उन्होंने देखा कि ब्लॉक नंबर 12 के फ्लैट नंबर के आगे भीड़ जमा थी। इंस्पेक्टर अजय देशमुख ने उस बोरी का मुआयना किया तो उन्हें भी वह संदिग्ध लगी। उन्होंने तुरंत मौके पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को बुला लिया। टीम के सामने ही उस बोरी को खोला गया। बोरी खुलते ही पुलिस और वहां मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। अंदर घुटनों से कटे हुए 2 पैर थे। वे किसी आदमी के थे और दाहिने पैर में नीले रंग की जींस अब भी पहनी हुई थी। उसी बोरी में घुटनों से कमर तक का हिस्सा भी मिला। लोग देखकर दंग थे कि किसी ने इसे कितनी बेरहमी से काटा था। लाश के 3 टुकड़े मिलने के बाद पुलिस की परेशानी बढ़ गई। इंस्पेक्टर अजय देशमुख ने यह सूचना थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे को दी तो वे भी मौके पर पहुंच गए। उनका अंदाजा था कि कातिल ने लाश का आधा हिस्सा यहां डाला है, तो बाकी हिस्सा भी आसपास कहीं होगा। पुलिस ने इलाके में तलाशी शुरू की और स्थानीय लोग भी इसमें मदद करने लगे। सुरेश यादव की किराना दुकान से करीब कदम की दूरी पर भी गई। वही एक खाली जगह में पुलिस को प्लास्टिक की एक और बोरी दिखी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम की मौजूदगी में जब वह बोरी खोली गई तो उसमें एक आदमी का सिरविहीन धड़ मिला। वह नीले रंग की चेकदार शर्ट पहने हुए था। पुलिस ने पहली बोरी में मिले अंगों को दूसरी बोरी में मिले धड़ से मिलाकर देखा तो साफ हो गया कि ये एक ही व्यक्ति के अंग हैं। सिरविहीन लाश की पहचान करना मुश्किल था। पुलिस ने पास के पार्क और आसपास की जगहों में सिर की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। अब तक लाश के 5 टुकड़े मिल चुके थे, बस सिर बाकी था। पुलिस का मानना था कि हत्यारे की मृतक से गहरी दुश्मनी रही होगी, तभी उसने इतनी बेरहमी से लाश के टुकड़े टुकड़े किए हैं। इन सब बातों से साफ लग रहा था कि कातिल बेहद शातिर है। बोरियों में 5 टुकड़ों में लाश मिलने की खबर थोड़ी ही देर में पूरे इलाके में फैल गई। तमाम लोग ब्लॉक नंबर 12 पहुंचने लगे ताकि देख सकें कि मामला क्या है। सभी यही सोचकर हैरान थे कि कातिल ने लाश के इतने टुकड़े क्यों किए। पुलिस ने जब लाश के सभी टुकड़ों को गौर से देखा तो पाया कि मृतक के दाहिने पैर पर एक पुराना घाव का निशान था। ब्लॉक नंबर 15 के फ्लैट नंबर 27 में रहने वाले शंकर चौधरी का 23 साल का बेटा मनीष पिछले 2 दिनों से लापता था। शंकर ने पहले अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ खोजबीन की, लेकिन मनीष का कोई पता नहीं चला। उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बजाय शंकर अपने स्तर पर ही उसे ढूंढने में लगा था। जब उसे बोरियों में लाश के टुकड़े मिलने की खबर मिली तो वह भी मौके पर पहुंचा। मनीष के दाहिने पैर पर एक पुराना घाव का निशान था। जैसे ही शंकर चौधरी ने लाश के टुकड़े देखे, उसके होश उड़ गए। मनीष जिस तरह के कपड़े पहनकर घर से निकला था, वही कपड़े उस लाश पर थे। जब उसने मृतक के दाहिने पैर पर एक पुराना घाव देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिर न होने के बावजूद उसने लाश पहचान ली और पुलिस को बताया कि कदकाठी, कपड़े और पैर पर घाव से साफ है कि ये टुकड़े उसके बेटे मनीष के ही हैं। लाश की पहचान हो चुकी थी, लेकिन पुलिस ने सिर की तलाश जारी रखी। आसपास खोजने पर भी सिर नहीं मिला। जरूरी कार्यवाही पूरी करने के बाद लाश के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज नागपुर भेज दिया गया। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही एक व्यक्ति की लाश का सिर न मिलने की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष से शहर के सभी थानों को भेज दी गई, ताकि कहीं सिर मिलने पर तुरंत बरामद किया जा सके। पुलिस ने शंकर चौधरी से प्रारंभिक पूछताछ की तो उसने बताया कि मनीष नागपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में वार्ड बॉय था। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उसकी ऐसी हालत किसने की। मामला बेहद पेचीदा लग रहा था, इसलिए विकास पाटिल ने एसीपी राजेश गायकवाड़ के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम बनाई। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती मनीष का सिर बरामद करने की थी, लेकिन सिर का कहीं पता नहीं चला। यह तलाश पुलिस के लिए एक मुश्किल चुनौती बन गई थी। पुलिस का मानना था कि जितनी बेरहमी से हत्यारों ने लाश के टुकड़े किए हैं, उसके पीछे कोई प्रेम कहानी छिपी हो सकती है। शक था कि मृतक के किसी लड़की से प्रेम संबंध रहे होंगे और शायद उस लड़की के घरवालों या दूसरे प्रेमी ने मनीष की यह हालत की होगी। 4 जनवरी को पुलिस ने फिर से शंकर चौधरी से पूछताछ की कि कहीं मनीष का किसी लड़की से चक्कर तो नहीं था। शंकर ने इस बात से इनकार कर दिया। तब पुलिस ने मनीष के दोस्तों से जानकारी ली, लेकिन उन्होंने भी बताया कि वह इस तरह का नहीं था। इसके बाद पुलिस उस निजी अस्पताल में पहुंची जहां मनीष वार्ड बॉय के तौर पर काम करता था। अस्पताल में कई लड़कियां भी काम करती थीं, यह जानने के लिए कि कहीं मनीष का किसी से कोई चक्कर तो नहीं था।
पुलिस ने अस्पताल के पूरे स्टाफ से पूछताछ की। वहां से पुलिस को पता चला कि मनीष का किसी लड़की से कोई संबंध नहीं था। वह बस अपने काम से मतलब रखता था और किसी से बेवजह बातें भी नहीं करता था। जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस टीम ने फिर से इलाके में लोगों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान पता चला कि 2 जनवरी की रात करीब 9 बजे मनीष को मेहताब अली नाम के शख्स के साथ देखा गया था। मेहताब की ब्लॉक नंबर 15 में हेयर कटिंग की दुकान थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो दुकान बंद मिली। आसपास के लोगों ने बताया कि यह दुकान पिछले 3 दिनों से बंद है। मेहताब दुकान के ऊपर ही बने कमरे में अपने परिवार के साथ रहता था। पुलिस जब वहां पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटका मिला। मकान मालिक ने बताया कि मेहताब ने अपनी पत्नी और बच्चों को 3 जनवरी को अपने गांव भेज दिया था। उसने कहा था कि उसकी मां की तबीयत खराब है और देखभाल के लिए ही पत्नी को मायके भेजा है। पूछने पर मकान मालिक ने बताया कि मेहताब मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के गांव राजा का ताजपुर का रहने वाला है। थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे ने सब इंस्पेक्टर अनिल शिंदे के नेतृत्व में एक पुलिस टीम तुरंत बिजनौर रवाना कर दी। नागपुर पुलिस की टीम मेहताब अली के गांव पहुंची तो वहां उसकी पत्नी शबाना तो मिल गई, लेकिन मेहताब नहीं मिला। शबाना ने बताया कि मेहताब गांव आया ही नहीं था। वह तो नागपुर से यहां अकेली ही आई थी। उसे यह कहकर भेजा गया था कि उसकी मां की तबीयत खराब है, लेकिन यहां आने पर ऐसा कुछ नहीं निकला। पुलिस के मन में सवाल उठा कि मेहताब ने अपनी पत्नी को झूठ बोलकर नागपुर से गांव क्यों भेजा। जब वह गांव में नहीं मिला तो पुलिस टीम खाली हाथ नागपुर लौट आई। इन सब बातों से पुलिस को मेहताब पर शक और गहरा हो गया। नागपुर लौटते ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। उसी दिन 4 जनवरी नागपुर के इलाके के मिर्जा चौक के पास कचरा घर में एक प्लास्टिक की थैली में इंसान का सिर मिला। सिर सबसे पहले एक कबाड़ बीनने वाले लड़के की नजर में आया। उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद गांधीबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सिर कई परतों वाली प्लास्टिक थैलियों में लपेटा गया था, जिसकी वजह से वह सड़ने लगा था। सड़न की वजह से तुरंत पहचान नहीं हो पाई। खापरखेड़ा थाना क्षेत्र में टुकड़ों में मिली सिरविहीन लाश की खबर पहले ही वायरलेस से नागपुर के सभी थानों को दी जा चुकी थी, इसलिए पुलिस को शक था कि यह बरामद सिर उसी लाश का हो सकता है। गांधीबाग पुलिस ने बरामद सिर की सूचना खापरखेड़ा थाना पुलिस को दी तो थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे मृतक मनीष के पिता शंकर चौधरी को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। सिर देखते ही शंकर ने पहचान लिया कि यह मनीष का ही है। पुलिस ने आवश्यक लिखा पढ़ी पूरी कर वह सिर भी पोस्टमार्टम के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज नागपुर भेज दिया। अब मृतक मनीष के शरीर के सभी अंग बरामद हो चुके थे। पुलिस को फरार मेहताब अली पर ही गहरा शक था और उसकी तलाश तेज कर दी गई। मुखबिर की सूचना पर 4 जनवरी 2025 की शाम को पुलिस ने मेहताब को हसनबाग बस स्टॉप से हिरासत में ले लिया। थाने लाकर जब उससे मनीष की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि हत्या उसी ने की थी। उसने यह भी बताया कि मनीष उसका दोस्त था। दोस्त की हत्या कर लाश के कई टुकड़ों में काटने की जो कहानी उसने सुनाई वह चौंकाने वाली थी। मेहताब अली मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का रहने वाला था। वह हकीमुद्दीन का बेटा था। हकीमुद्दीन के 8 बेटे और 3 बेटियां थीं। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अपने किसी भी बच्चे को ठीक से पढ़ा लिखा नहीं सका। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए हकीमुद्दीन उनकी शादियां करता गया। मेहताब की परवरिश भले ही गांव में हुई थी, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता था। गांव के कई लड़के नागपुर में काम करते थे। लगभग 10-12 साल पहले वह भी उनके साथ काम की तलाश में नागपुर आ गया। यहां उसे एक हेयर कटिंग सैलून पर नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में मेहताब समझ गया कि इस काम में कम खर्च में अच्छी आमदनी है, इसलिए उसने खापरखेड़ा थाना क्षेत्र के इलाके में हेयर कटिंग की अपनी दुकान खोल ली। दुकान के ऊपर ही उसने किराए का कमरा ले लिया और वहीं रहने लगा। काम ठीक ठाक चलने लगा तो हकीमुद्दीन ने उसका निकाह शबाना नाम की लड़की से कर दिया। मेहताब अपनी पत्नी शबाना को भी नागपुर ले आया। दुकान से उसे अच्छी आमदनी हो रही थी, इसलिए उसकी गृहस्थी आराम से चल रही थी। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और वह एक एक कर 5 बच्चों का बाप बन गया। परिवार बढ़ने के बावजूद भी उसे कोई आर्थिक दिक्कत नहीं आई, क्योंकि दुकान से लगातार अच्छी कमाई हो रही थी। लेकिन इसी बीच मेहताब अली को जुए की लत लग गई। दरअसल उसकी दुकान पर कुछ ऐसे लड़के आते थे जो पक्के जुआरी थे। उन्हीं की संगत में आकर मेहताब ने भी जुआ खेलना शुरू कर दिया। आए दिन जुए में पैसे हारने की वजह से उसकी आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। शबाना ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उसने जुआ खेलना नहीं छोड़ा। मोलारबंद कॉलोनी में रहने वाला मनीष भी मेहताब का दोस्त था। वह नागपुर के एक निजी अस्पताल में नौकरी करता था। वह भी पक्का जुआरी था। मेहताब रात को अपनी दुकान का शटर बंद करके अंदर ही दोस्तों के साथ जुआ खेलता था। पिछले 2-3 महीनों में वह मनीष से करीब 60-70 हजार रुपए हार चुका था। 2 जनवरी की रात लगभग 9:30 बजे मनीष उसकी दुकान पर जुआ खेलने आ गया। उस दिन मनीष ने शराब भी पी रखी थी। शटर बंद करके दोनों ने जुआ शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मनीष का दोस्त विक्रम भी जुआ खेलने के इरादे से दुकान पर पहुंच गया। उसने शटर खटखटाकर मेहताब को आवाज दी और शटर खोलने को कहा। विक्रम की आवाज पहचान कर अंदर से ही मनीष ने कह दिया कि शटर नहीं खुलेगा।
तब विक्रम वापस चला गया। करीब 1.5 घंटे तक मनीष और मेहताब जुआ खेलते रहे। उस बीच मेहताब उससे करीब 2,000 रुपए हार चुका था। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। उसे लगा कि मनीष कोई चालबाजी करके उसके पैसे जीत लेता है। उसने यह बात मनीष से कही और अपने पैसे वापस मांगे। मनीष ने पैसे देने से साफ मना कर दिया, तो मेहताब उससे झगड़ने लगा। मेहताब के पास घर के खर्च के लिए भी पैसे नहीं थे और मनीष द्वारा पैसे न लौटाने पर वह बुरी तरह परेशान हो गया। तभी उसके मन में ख्याल आया कि अगर वह मनीष को जान से मार दे तो कम से कम आज के हारे हुए पैसे तो वापस मिल जाएंगे। यही सोचकर उसने दुकान में रखी कुर्सी के पीछे लगे हेडरेस्ट सपोर्टर से मनीष पर हमला कर दिया। सिर पर 2-3 वार करने से मनीष बेहोश हो गया। मेहताब ने सोचा कि मनीष मर चुका है। उसने सबसे पहले उसकी जेब से सारे पैसे निकाल लिए। तभी उसने देखा कि मनीष के शरीर में हलचल हो रही है, तो उसने उसी समय उसका गला दबा दिया। फिर वह उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगा। उसने लाश उठाने की कोशिश की, लेकिन मनीष तगड़ा था, इसलिए वह उसे उठा नहीं पाया। वह दुकान से बाहर निकला, शटर बंद किया और अपने कमरे पर जाकर सो गया। अगले दिन उसने पत्नी शबाना को यह कहकर गांव भेज दिया कि उसकी मां की तबीयत खराब है। बीवी बच्चों के चले जाने के बाद मेहताब ने गांव में रह रहे अपने छोटे भाई नासिर को फोन करके बताया कि उसके हाथ से एक हत्या हो चुकी है। उसने नासिर को लाश ठिकाने लगाने में मदद के लिए नागपुर बुला लिया। उसी दिन शाम तक नासिर उसके पास पहुंच गया। इसी दौरान मेहताब बाजार से एक चापर और प्लास्टिक की बोरियां खरीद लाया। रात होने पर मेहताब ने शटर खोलकर नासिर को मनीष की लाश दिखाई। दोनों ने सबसे पहले चापर से मनीष की गर्दन काटकर उसे एक प्लास्टिक की थैली में रखा। खून न बहे इसके लिए सिर को कई परतों वाली प्लास्टिक थैलियों में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने घुटनों से उसके दोनों पैर काटे, फिर कमर से नीचे का धड़ अलग कर दिया। ये सारे टुकड़े उन्होंने 2 प्लास्टिक की बोरियों में भर दिए। मनीष का मोबाइल नासिर ने अपने पास ही रख लिया। आधी रात के बाद एक बोरी पास में ही स्थित सुरेश यादव की किराना दुकान के काउंटर के पास और दूसरी कुछ दूर पर खोखों के पास डाल दी गई। उसी रात दोनों ने दुकान की सफाई भी कर दी। नासिर पहले उस इलाके में काम कर चुका था, इसलिए उसे वहां का अच्छा ज्ञान था। उसने एक रंगीन थैले में सिर वाली थैली रखी और घर में फेंक दी। सिर को दूर फेंकने का मकसद था कि लाश के बाकी टुकड़ों की पहचान न हो सके। मनीष का मोबाइल और बेल्ट नासिर ने अजनी रेलवे यार्ड के पास झाड़ियों में फेंक दिया। काम पूरा करने के बाद नासिर अपने गांव लौट गया। मेहताब ने लाश ठिकाने लगाकर खुद को बचाने की योजना तो बना ली थी, लेकिन वह पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सका। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने नासिर को उसके गांव राजा का ताजपुर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश